नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। बेटा बीमार पिता को बंद करके विदेश चला गया। जब 6 महीने बाद वापस आया तो घर में उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मनोहर जी अपने परिवार के साथ आगरा में रहा करते थे। वैसे तो वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के निवासी थे, लेकिन अब आगरा में आकर बस गए। उनके परिवार में एक बेटा संजय और बहू मोना है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। जब संजय 4 साल का था तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। वो दूसरी बार मां बनने वाली थी। प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और साथ में ही उनका अजन्मा बच्चा भी पेट में मर गया। उनका अंतिम संस्कार करके वो अपने इकलौते बेटे और बूढ़ी माँ के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी माँ भी तो बूढ़ी हो चुकी थी। उनसे जितना बनता उनके बच्चे की देखभाल करती। मनोहर जी की सरकारी नौकरी थी। वे पोस्टमैन थे और इसी तनख्वाह से जीवन यापन करते थे। वैसे तो घर अच्छे से चल रहा था, लेकिन कमी थी तो बस उनकी पत्नी की। उनका बेटा दिन रात माँ के लिए रोया करता। बूढ़ी दादी उस बच्चे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने बेटे मनोहर से कहा, बेटा, मैं कितने दिन तक जीवित रहूँगी? इस बच्चे को माँ की ज़रूरत होगी। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अपनी माँ की बात हर बार मनोहर जी टाल दिया करते थे। अरे माँ, तुम फालतू में परेशान होती हो। तुम हो ना, तुम कहाँ जाने वाली हो? तुम हो ना हमारी देखभाल करने के लिए। अरे माँ, मैं संजय, आप हैं, हमारा परिवार पूरा ही तो है। दरअसल मनोहर जी अपनी माँ के होते हुए किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करते, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी माँ को हृदयघात होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो मनोहर जी अकेले पड़ चुके थे। सिर्फ उनका बेटा और वो अकेले उस घर में रहा करते थे। वैसे तो वो 3 भाई थे, लेकिन तीनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग रहा करते थे। उनके घर का बंटवारा हो चुका था। उनके हिस्से में माँ थी और वो माँ भी आज चल बसी। उनकी पत्नी तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। अब मनोहर जी अकेले पड़ चुके थे। बच्चे का पालन पोषण करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वह यहाँ वहाँ चिट्ठी बांटा करते और शाम को जल्दी से भागे भागे आते और अपने बच्चे के साथ समय बिताते। भगवान की कृपा से उनके पड़ोसी दयालु स्वभाव के थे और ना रहने पर बच्चे की देखभाल कर लेते, खाना भी देते थे। अब दिन इसी प्रकार से गुजर रहे थे, लेकिन बढ़ते दिनों के साथ मुश्किलें भी बढ़ रही थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने शादी का सुझाव दिया, जिस चीज़ के लिए मनोहर जी हमेशा मना किया करते थे, लेकिन आज उन्हें वही चीज़ ठीक लग रही थी। उन्होंने सोचा, कितने दिन में संजय को अकेला छोड़कर काम पर जाता रहूँगा। उसकी देखभाल करने के लिए एक माँ की तो ज़रूरत होगी। ऐसे में संजय को अकेले पाल पोस नहीं सकता, उसे अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। उसके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा हूँ। ये सोचकर मनोहर जी ने अपने भाई से कोई अच्छी सी लड़की देखने को कहा। उनके भाई ने भी उनके कहे अनुसार अपनी समझ से एक अच्छी सी लड़की देख ली और कहा, मनोहर जाकर उस लड़की को देख ले और रिश्ता पक्का कर ले। लेकिन वे जिस दिन लड़की को देखने जाने वाले थे, उसी दिन उन्होंने अखबार में एक घटना पढ़ ली। उसमें लिखा था, किसी की एक बार पत्नी मर गई थी, उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के दौरान उसकी पत्नी उसके साथ तो अच्छे से रहती थी, उसके बच्चों को प्यार भी करती थी, लेकिन यह सब उसका दिखावा था। धीरे धीरे उसका
असली रंग पति के सामने आने लगा। उसने अपने पति के ना रहने पर उन तीनों बच्चों पर अत्याचार शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने एक एक करके 2 बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और बचा तीसरा बच्चा जो सबसे बड़ा था। उसके ऊपर उसने बाकी 2 बच्चों को मारने का आरोप लगाया और बेचारी डरे सहमे उस बच्चे ने उस बात को मान लिया और उसे जेल हो गई और वह इस समय बाल सुधार गृह में है। यह खबर पढ़कर मनोहर जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तत्काल ही शादी ना करने का फैसला किया। वे अंदर से डर गए क्योंकि वह अपनी जान से प्यारी पत्नी को खो चुके थे। अब बच्चा उनका बेटा उसे नहीं खोना चाहते। एक ममतामयी माँ की तरह उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी शादी ना करने का फैसला लिया। उनका तबादला आगरा में होता है और उन्होंने अपने पुराने घर जो गांव में था उसको बेचकर आगरा चले जाते हैं। अपने बेटे के साथ आगरा में गुजर बसर करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनका बच्चा भी बड़ा होने लगता है। संजय बड़ा हो जाता है और वह पढ़ लिख कर नौकरी करने लगता है और उसे अपने ऑफिस की एक मोना नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। उसने यह बात अपने पिता को बताई। मनोहर जी भी इसके लिए राजी हो गए कि उनके बच्चे को पूरी दुनिया की खुशी मिले, वह हमेशा खुश रहे। अब मनोहर जी ने अपने बेटे की शादी कर दी। अब उनके घर उनकी बहू मोना आ चुकी थी। दरअसल मोना मॉडर्न जमाने की थी, थोड़ी सी ना नुकुर करने वाली थी, हर बात पर किचकिच किया करती थी, लेकिन संजय को वो बहुत प्यारी थी कि वो उसे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार दिन गुजरते गए। मनोहर जी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो सोचते थे कि चलो बच्ची है, कोई बात नहीं, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। रही बात बहू की, तो उसका खुद का जीवन है, उसे जैसे जीना है वो जी सकती है। उन्होंने इतना तक छोड़ दिया था, एक तरह से कह दिया जाए तो उनका परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा था। घर में किसी भी तरह का कलेश नहीं था, लेकिन एक दिन उनकी घर की खुशियों को नज़र लग गई। शायद यही हुआ, उनके घर की खुशियों को नज़र लग चुकी थी। एक दिन मोना ने बाथरूम में कपड़े धोए, लेकिन वह वहाँ से साबुन हटाना भूल गई और वह साबुन बाथरूम के फर्श पर ही पड़ा रहा। पानी पड़कर वह सारे बाथरूम के फर्श पर फैल चुका था और जब मनोहर जी नहाने के लिए बाथरूम में गए, अचानक से उनका पैर बाथरूम के फर्श पर पड़ी साबुन की बट्टी पर जा पड़ा और वो फिसल कर गिर गए और तुरंत ही बेहोश हो गए। इस बात का पता जब संजय और मोना को चलता है तो दोनों आनंद फानंद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करवाया। 2 दिन तक बेहोश रहे। तीसरे दिन जब उन्हें होश आया तो पता चला उनका एक हाथ, एक पाँव और एक तरफ चेहरा लकवा मार गया है। उनके मुंह से अब आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, अपना एक हाथ पाँव उठाने में असमर्थ थे। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पहले तो संजय ने दिलासा दी, बाबूजी आप मत रोइए, हम हैं ना, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार जब किसी को रोग हो जाता है तो आदमी 1-2 दिन 3-4 दिन उसकी सेवा करता है, फिर वह व्यक्ति ऊबने लगता है, उसे घृणा करने लगता है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मरते दम तक सेवा करते हैं। अब उस बेटे ने तो वादा तो कर दिया, लेकिन अब निभाए तब ना। मनोहर जी को अपने घर लाया जाता है। अब धीरे धीरे 2-4 दिन बीत जाते हैं। बहू और बेटा मिलकर उनकी सेवा करते हैं। धीरे धीरे बहू का मन उनकी सेवा से ऊबने लगता है। वह उनकी साफ सफाई करते करते तंग आ चुकी थी। उन्हें देखकर उसे उल्टी आने लगती।
उनसे दूर भागने लगती। धीरे धीरे मोना ने सेवा करना बंद कर दिया और सारी जिम्मेदारी अपने नौकर को दे दी। नौकर भी तो नौकर है, क्या क्या करता। जितना उसे समय मिलता उतने समय में उनकी सेवा करता, फिर अपने दूसरे कामों में लग जाता। दूसरा काम नहीं करता तो मोना उसे डांट डपट कर दिन भर सुनाया करती। शाम संजय घर आता तो उसका जीना दुश्वार कर देती। उसे बातें सुनाकर उल्हाना दिया करती और बार बार तुम्हारा बाप कहकर संबोधित करती। अपनी पत्नी की बातों से संजय तंग आ चुका था। वह भी अपने पिता की सेवा करके परेशान हो गया था। मनोहर जी को अपनी हालत पर रोना आ रहा था। उन्होंने सोचा था कि मेरे बेटे और बहू मेरी सेवा करेंगे, लेकिन होता कुछ और है। अब तो बेटे बहू को मनोहर जी बहुत बोझ लगने लगे, एक कचरे की भांति लगने लगे, जो कचरा दिन प्रतिदिन और बदबू करने लगता है, जिसे लोग जल्दी से जल्दी घर से बाहर फेंकना चाहते हैं। वह बाप अब उनकी नज़र में कचरा मात्र रह गया था। एक दिन की बात है, मोना के भाई और उसकी भाभी उनके घर आए। घर में मोना का जन्मदिन था। बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहीं व्हीलचेयर पर मनोहर जी बैठे थे। उन्हें बहुत जोर से प्रेशर लगा था, हिल डुल कर बता नहीं पा रहे थे। उन्होंने कितनी बार प्रयास किया लेकिन बता नहीं पाए। उनके चेहरे के हाव भाव देखने के लिए समय नहीं था। जन्मदिन पार्टी में डीजे बज रहा था। वो सब खुशी से नाच गा रहे थे, अनेक प्रकार के व्यंजन चख रहे थे, लेकिन मनोहर जी के चेहरे की तरफ किसी ने नहीं देखा कि उनके चेहरे पर क्या भाव है। मनोहर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वहीं पर अपने सारे कपड़े खराब कर दिए। जब आगे पीछे मल की बदबू आने लगती है तो लोगों ने सोचा ये बदबू कहाँ से आई। तब मोना ने अपने ससुर की तरफ देखा। उसके ससुर बहुत दयनीय स्थिति में आंखों को नीचे किए लगातार रो रहे थे। मोना को यह देखकर दया नहीं आई, उल्टा बहुत गुस्सा आया। उसने अपने ससुर को खींचकर एक चांटा मार दिया और व्हील चेयर को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर पटक दिया। मनोहर जी असहाय से बाथरूम में गिर पड़े। मोना ने अपने नौकर से सारी गंदगी साफ करने को कहा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने पति संजय को भला बुरा कहने लगी कि हद हो गई, अपने मेहमानों के बीच उसकी बेइज्जती हो गई। अब तो घर में खुशियाँ मनाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इस बूढ़े की गंदगी दिन रात देखनी पड़ती है। आश्चर्य की बात, उनके बेटे को भी अपने पिता पर दया नहीं आई। सारे मेहमान चले गए। अब संजय अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा। बेचारा नौकर मनोहर जी को साफ सुथरा करके, कपड़े पहनाकर, व्हील चेयर साफ करके उन्हें कमरे में लेकर आता है, उन्हें तेल लगाकर खाना खिलाता है। उस बेटे से तो नौकर अच्छा था, जो कि मनोहर जी की सेवा कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसे पैसे मिल रहे थे। बेचारा गरीब था, लेकिन जिस बाप ने एक बेटे को पूरी दौलत सौंप दी, पूरा सुख दिया, उसकी हर इच्छा पूरी की, एक माँ बनकर दिन भर भागता रहा, दौड़ता रहा, एक पल चैन से नहीं रहा, पूरी जिंदगी उसके ऊपर समर्पित कर दी। आज वही बेटा अपने पिता को कुछ नहीं समझ रहा था। उससे अच्छा तो वह नौकर था, जिसे उसके काम के लिए पैसे मिल रहे थे। इसी प्रकार रात बीत जाती है, सुबह होती है। सुबह का माहौल कुछ ठीक नहीं था। घर में बहू ने हर तरफ गमगीन माहौल किया हुआ था, मानो हर कोई मर गया हो। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और संजय को विदेश से एक लेटर आता है। विदेश में उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल चुकी है, जिसके लिए उसने पहले से अप्लाई किया हुआ था। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो उसकी पत्नी और भी खुश हो जाती है। चलो किसी प्रकार से इस बूढ़े से पीछा छूटा। अब दोनों बड़े जोर शोर से तैयारी करने लग जाते हैं। 10 दिन के बाद उनका वीज़ा भी बन जाता है। अपनी पत्नी के साथ सभी सामान को समेटकर, घर के मेन कमरों के ताला लगाकर, चाबी अपने पास लेकर वह नौकर को अपने पिता के कमरे की चाबी देकर यह कहकर चला जाता है कि तुम बाबूजी का ध्यान रखना।
उनको समय समय पर खिलाना पिलाना और कोई परेशानी हो तो बताना, मैं तुम्हें अकाउंट में पैसे डालता रहूँगा और पिताजी का ध्यान रखना। अब संजय अपनी सारी जिम्मेदारी नौकर के मत्थे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ सामान को लेकर हंसी खुशी एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। वह विदेश चला जाता है। अब बच जाते हैं तो सिर्फ नौकर और मनोहर जी। नौकर अच्छे सेवक की तरह अपने मालिक की सेवा करने लगता है। उसे वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह मनोहर जी की देखभाल करता था। मनोहर जी भी नौकर से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन सुबह मनोहर जी की दवाई का समय होता है। मनोहर जी के नौकर ने देखा किचन में आटा खत्म हो चुका था। अब तो रोटी या पराठे बनाने के लिए आटा नहीं है कि जिससे बनाकर मनोहर जी को खिला सके और मनोहर जी को दवाइयाँ खिला सके। इसके लिए उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बाजार जाकर थोड़ा सा आटा और ब्रेड लेकर आता हूँ। ये सोचकर बेचारा नौकर मार्केट की तरफ चल पड़ता है। मार्केट में जाकर उसने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा और कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। आटा खरीदकर वापस आने लगा। तभी अचानक से एक अनियंत्रित कार ने बीच रोड पर उसे धक्का मार दिया। टक्कर इतनी भयानक थी, वह घसीटता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। उसे उसका सिर पूरी तरह फट चुका था। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि सिर में चोट लगने की वजह से हालत गंभीर है और यह कोमा में चला गया है। बेचारा नौकर, जो मनोहर जी का एकमात्र सहारा था, वह भी कोमा में चला गया। कोमा में गया व्यक्ति मरे के समान होता है, सिर्फ उसकी सांसें चलती है। इधर मनोहर जी को नौकर ने उनके कमरे में बंद कर पीछे से ताला लगा दिया। उसने सोचा, ये ताला नहीं लगाऊंगा तो कमरे में काफ़ी सामान है, कुछ पैसे हैं, कोई चोर आकर चुरा ले जाएंगे। ये सोचकर उस नौकर ने कमरे का ताला बंद कर दिया और ताला बंद करके चाबी को अपने साथ ले गया। लेकिन अब तो वह कोमा में था। बेचारे मनोहर जी उस कमरे में भूखे प्यासे तड़पने लगे तो वे आवाज़ लगाकर बुलाने की कोशिश भी करते, लेकिन मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लकवा होने के कारण उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते तो वे हाथ काम नहीं करते। एक हाथ से खटखटाते अपनी आवाज़ बाहर नहीं जाती कि लोग सुन सके। इस तरह करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। 11वें दिन बिना खाए पिए भूख से तड़प तड़प कर बेचारे मनोहर जी की मौत हो जाती है। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि मनोहर जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, कि उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है। मनोहर जी को मरे 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने तक वह लाश उसी बंद कमरे में थी। आसपास के पड़ोसी भी उनके घर आया जाया नहीं करते। ऐसे में उनकी सुध लेने वाला कौन था? इधर संजय कुछ दिनों से अपने घर पर फ़ोन कर रहा था। उसके नौकर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 6 महीने बाद उनका बेटा अब अपने देश को लौटा। जब वो अपने घर आया तो उसे कुछ अजीब लगा। उसका घर बहुत वीरान और सुनसान धूल से अटा पड़ा था। उसके नौकर का कुछ अता पता नहीं था। सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि पिता का कमरा बाहर से बंद है, ताला लगा है और घर के अंदर से बदबू आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर ताले को तोड़ा। अंदर जाकर देखता है तो अंदर का दृश्य देखकर उसके हाथों से सामान नीचे फर्श पर गिर जाता है और वह खुद भी जमीन पर गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगता है। सामने देखता है तो मनोहर जी का मृत शरीर, जो कि पूरी तरह से कंकाल के रूप में परिवर्तित हो चुका है, मानो कंकाल रूपी मनोहर जी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे हों। यह देखकर बेटे को बहुत पश्चाताप होता है। अपने किए पर बहुत रोता है। अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था हो चुका।
कहता है, पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा, मैंने अपने पिता का जीवन ले लिया। धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर जिसने जीते जी अपने पिता की देखभाल नहीं की। ऐसे बेटे का क्या फ़ायदा जब उसके प्राण ही निकल चुके थे, जो चला गया मैं प्रायश्चित करने से वापस तो नहीं आ जाएगा। इससे अच्छा है कि जीवित रहते उस व्यक्ति को सुख दे, उस व्यक्ति का मान सम्मान करें, उसे समझे, क्योंकि हर बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी?